Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of miscellaneous which is included in part 5 of Land Acquisition Act 1894. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Miscellaneous यानी कि मुतफर्रिकात और इसके जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं वो स्टार्ट होते हैं सेक्शन 45 से सेक्शन 55 तक. हम वन बाय वन इन सेक्शंस को डिस्कस करेंगे. सो स्टार्टिंग विद सेक्शन 45. सेक्शन 45 बात करता है सर्विस ऑफ नोटिस की, यानी कि नोटिस की तामील किस तरह से कराई जाएगी. सेक्शन 45 की क्लॉज 1 कहती है सर्विस ऑफ द नोटिस अंडर दिस एक्ट shall be made by delivering or tendering a copy thereof signed in the case of notice under section 4 by the officer therein mentioned, and in case of any other notice by or by the order of the collector or by the judge. अब इस सेक्शन 45 की क्लॉज 1 में कहा है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के अंदर कोई भी ऑफिसर, चाहे वो कलेक्टर है, कमिश्नर है या फिर इनके बिहाफ पे कोई भी ऑफिसर जो कि इस एक्ट के अंदर किसी भी तरह की कोई भी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कर रहा है और ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग और इन प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करने के दौरान अगर उन्हें किसी बंदे को कॉल करना है, किसी बंदे को बुलाना है, तो ऐसी सूरत में वो उस पर्सन को नोटिस इशू करेंगे. नोटिस जो इशू किया जाएगा उसकी 2 कॉपीज तैयार करवाई जाएंगी. एक तो ओरिजिनल कॉपी होगी और दूसरी फोटो कॉपी. ओरिजिनल कॉपी जो कि उस पर्सन के नाम पर भिजवाई जाएगी जिसको बुलाने के लिए वो नोटिस तैयार किया गया है, और उस बंदे से साइन करवाने के बाद वो नोटिस वापस उस ऑफिसर के दफ्तर में भेज दिया जाएगा, और जो उस नोटिस की फोटोकॉपी होगी वो फोटोकॉपी उस बंदे को दी जाएगी जिसके नाम पर वो नोटिस तैयार किया गया है, यानी कि जिसको बुलाने के लिए वो नोटिस इशू किया गया है. उस फोटोकॉपी के नीचे उस कोर्ट का नाम, उस ऑफिसर का नाम जो कि इस बंदे को कॉल कर रहा है, साथ में डेट और टाइम मेंशन किया जाएगा कि किस दिन में कहां पर उस बंदे ने आना है, और फिर उसके नीचे उस ऑफिसर का साइन किया हुआ होगा. और इस लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर जो नोटिस की बात की गई है, इस नोटिस को इशू करने का तरीकाकार क्या है? इस नोटिस को इशू करने का तरीकाकार बिल्कुल वही है जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंदर सर्विस ऑफ समन का तरीकाकार बताया गया है, यानी कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सीपीसी के अंदर बताए गए हैं इस लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर भी वही रूल्स फॉलो किए जाएंगे. फिर इसकी क्लॉज 2 कहती है whenever it may be practicable the service of notice shall be made on the person therein named. और इसमें कहा गया है कि जिस पर्सन को आप नोटिस इशू कर रहे हो, यानी कि जिस बंदे को आप बुलाना चाह रहे हो कोर्ट के अंदर या अपने ऑफिस के अंदर, तो ज़रूरी है कि उस नोटिस के ऊपर उसी पर्सन का नाम लिखा जाए जिसको बुलाना मतलूब है. फिर क्लॉज 3 कहती है when such person cannot be found and the service may be made on any adult male member of his family residing with him, and if no such adult male member can be found, the notice may be served by fixing the copy on the outer door of the house in which the person therein named ordinarily dwells and carries on the business, fixing a copy thereof in some conspicuous place in the officer of the office aforesaid or the collector or in the courthouse, and also in some company nouns part of the land lobe acquired. अब इसमें कहा गया है कि पहली बात, नोटिस जिस बंदे के नाम पर तैयार किया गया है आपने उसी बंदे को इशू करना है. अगर वो पर्सन अवेलेबल नहीं है तो ऐसी सूरत में ये जो नोटिस सर्व किया जाएगा ये उस बंदे के फैमिली मेंबर में से किसी मेल मेंबर के नाम पर सर्व किया जाएगा जो कि एडल्ट है, जो कि माइनर नहीं है, किसी बालिग पर्सन के नाम पर किया जाएगा. और अगर तो तीसरी सिचुएशन कहती है अगर तो कोई बालिग मेंबर भी नहीं है, यानी कि वो बंदा खुद भी मौजूद नहीं है, उसका कोई फैमिली मेंबर भी मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में फिर उस नोटिस की चिस्पांगी की जाएगी, यानी कि उस नोटिस को किसी कॉन्स्पिशियस प्लेस के ऊपर, यानी कि उस पर्सन का जो आउटर डोर है
यानी कि जो उसके घर की मेन एंट्रेंस है उसके ऊपर इस नोटिस को लगा दिया जाता है। सो सिंपली इस सेक्शन की क्लॉज 3 कहती है कि अगर तो नोटिस की चिस्पांगी की जरूरत पेश आ जाती है तो ऐसी सूरत में फिर कलेक्टर के ऑफिस के बाहर या मस्जिद के सदर दरवाजे के ऊपर या फिर किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर लोगों की आमदोरफ्त ज्यादा है उस कॉन्स्पिशियस प्लेस के ऊपर इस नोटिस को चिस्पांग कर दिया जाता है। फिर इसी के साथ एक प्रोवाइजो अटैच की गई है और वो प्रोवाइजो कहती है इफ द कलेक्टर और जज शैल सो डायरेक्ट a notice may be sent by post in a letter addressed to the person named therein at his last known residence address or place of business and registered under part 3 of this act। फिर इस प्रोवाइजो में ये कहा गया है कि अगर तो कलेक्टर या जजेस इस बात की डायरेक्शंस दें, अगर तो वो हुक्म दें, तो अगर तो वो बंदा शहर से बाहर है तो आप उस बंदे को बजरिया रजिस्टर्ड पोस्ट ये नोटिस सेंड कर सकते हैं। सेक्शन 45 के अंदर सर्विस ऑफ नोटिस की बात की गई, नोटिस की तामील किस तरह से करनी है और उसके सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं कि वही तरीकाकार अपनाया जाएगा जो कि सीपीसी 1908 के अंदर सर्विस ऑफ समन का तरीकाकार बताया गया है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जो कि है सेक्शन 46। सेक्शन 46 कहती है पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग द एक्विजिशन ऑफ लैंड। अब इस सेक्शन 46 में क्या कहा गया है, whoever willfully obstruct any person in doing any of the acts authorized by section 4 or section 8 or willfully fills up, destroys, damages or displaces any trench or mark made under section 4 shall on conviction before a magistrate be liable to imprisonment for any term not exceeding 1 month or a fine not exceeding 25,000 rupees and to the fines equal to the actual loss or damages caused is fixed by the magistrate। अब इस सेक्शन में कहा गया है कि जब कभी कोई कलेक्टर अगर किसी लैंड को एक्वायर कर रहा है किसी गवर्नमेंट के लिए या किसी भी कंपनी के लिए और ड्यूरिंग द एक्विजिशन ऑफ द लैंड अगर कोई ऐसा पर्सन आ जाता है जो कि कलेक्टर की इस प्रोसीडिंग्स के दरमियान में इंटरफेरेंस कर रहा है, यानी कि उसके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, उसके रास्ते में रुकावट डाल रहा है ताकि वो अपनी प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट ना करे, मीन्स टू से कि वो लैंड एक्वायर करने की जो कार्रवाई है उसको रोक सके और वो उस पर कलेक्टर की इंसल्ट करता है, उसकी बेइज्जती करता है, या फिर सेक्शन 4 के अंदर अगर उन्होंने कोई मार्क्स वगैरह लगाए हैं, कोई हदबरारी करने के लिए कोई भी काम किया है, या सेक्शन 5 के अंदर अगर उसने प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहे हैं वो कलेक्टर, या फिर उस जमीन को एक्वायर करने के लिए अगर खुदाई वगैरह कर रहे हैं, कोई निशान वगैरह उसके ऊपर लगा रहे हैं और ये पर्सन उनके रास्ते में उनके काम के अंदर मुदाखलत कर रहा है, उनको ऐसी लैंड एक्वायर करने से रोक रहा है और ऐसा काम कर रहा है जिससे उस एक्विजिशन के दरमियान में डैमेजेस हो रहे हैं, यानी कि वो उस जमीन को नुकसान पहुंचा रहा है ताकि वो कलेक्टर इस लैंड को एक्वायर ना कर सके, तो सेक्शन 48 कहता है कि उस पर्सन के अगेंस्ट अगर तो कोई रिपोर्ट की जाती है और उस पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और मैजिस्ट्रेट के सामने वो प्लीड गिल्टी कर लेता है या फिर उसका गिल्ट प्रूफ हो जाता है, उसके अगेंस्ट किसी तरह का कोई सॉलिड एविडेंस है, तो ऐसी सूरत में उसको 1 महीने की इम्प्रिजनमेंट सुनाई जाएगी और साथ ही साथ उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा जो कि 25,000 से कम नहीं होगा, या फिर उस पर उतना फाइन लगाया जाएगा जितना उसने उस जमीन के ऊपर नुकसान किया है और इस जो फाइन को इम्पोज करेगा वो मैजिस्ट्रेट देखेगा कि कितना फाइन बनता है। सो सेक्शन 46 के अकॉर्डिंग उस बंदे के ऊपर इतनी पेनल्टी डाली जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 47 के ऊपर। सेक्शन 47 बात करता है मैजिस्ट्रेट टू इन्फोर्स सरेंडर। अब इस सेक्शन 47 में क्या कहा गया है, if the collector is opposed or impeded in taking the possession under this act of any land, he shall, if the magistrate enforce the surrender of the land to himself, and if not a magistrate, he shall apply to the magistrate, and such magistrate shall enforce the surrender of the land to the collector। अब इस सेक्शन 47 में कहा गया है कि सेक्शन 46 के अंदर हमने जिस पर्सन की बात की कि जो कलेक्टर के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, उसकी ज़मीन को डैमेज कर रहा है ताकि वो लैंड एक्वायर ना कर सके,
यानी कि वो मुलजिम सेक्शन 47 का मुलजिम अगर उसको कोर्ट में पेश किया जाता है और कंप्लेंट के अंदर अगर वो प्लीड गिल्टी कर लेता है या फिर उसका गिल्ट प्रूव हो जाता है बाय द स्ट्रॉन्ग एविडेंस, उसके खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस मौजूद है, कोई ठोस सबूत मौजूद है जो कि उसको मुजरिम साबित कर रहा है, तो ऐसी सूरत में इस सेक्शन के अंडर मैजिस्ट्रेट को एम्पावर किया गया है कि वो मैजिस्ट्रेट इस पर्सन के ऊपर इम्प्रिजनमेंट इम्पोज कर सकता है जो कि 1 मंथ की है, और इसके साथ साथ वो उसके ऊपर फाइन लगाएगा जो कि 25,000 से कम नहीं होगा, या फिर उसको दोनों सजाएं एक साथ भी दे सकता है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द मैजिस्ट्रेट। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 48 के ऊपर। सेक्शन 48 बात करता है कंप्लीशन ऑफ एक्विजिशन नॉट कंपल्सरी बट कंपनसेशन टू बी अवॉर्डेड व्हेन क्लॉज 1 को देखें तो क्लॉज 1 कहती है इस सेक्शन का क्या मतलब है, प्रोवाइडेड फॉर इन सेक्शन 36 को देखें द कमिश्नर शैल बी एट अ लिबर्टी टू विथड्रॉ फॉर द एक्विजिशन ऑफ द सेक्शन 36 हैज नॉट बीन टेकन बी एट अ लिबर्टी टू विथड्रॉ फॉर द एक्विजिशन ऑफ एनी लैंड ऑफ व्हिच द पोजेशन हैज नॉट बीन टेकन। अब इस सेक्शन की क्लॉज 1 में कहा गया है कि सेक्शन 36 के अंदर जो कमिश्नर टेम्पररी किसी लैंड को एक्वायर करता है किसी गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट को एकम्प्लिश करने के लिए, उस सेक्शन 36 को छोड़ के, यानी कि उस सेक्शन 36 के ऊपर ये सेक्शन 48 अप्लाई नहीं होगा। बाकी तमाम केसेस में अगर तो कमिश्नर को कोई लैंड एक्वायर करनी है गवर्नमेंट के किसी पर्पस को अकम्प्लिश करने के लिए, या उसके बिहाफ पे कलेक्टर को अपॉइंट किया गया है कि वो इस एक्ट के अंदर उनके लिए लैंड सिलेक्ट करे, यानी कि कोई मौजूद जगह तलाश करे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए। और जब ये कमिश्नर या कलेक्टर वो लैंड सिलेक्ट कर लेते हैं तो जो लैंड उन्हें चाहिए थी उससे अलावा अगर कोई एक्सेसिव एरिया है, यानी कि गवर्नमेंट का जितना प्रोजेक्ट था उसके लिए तो जमीन आपको मिल गई, कुछ एरिया जो है वो ज्यादा पड़ रहा है, तो ऐसी सूरत में इस क्लॉज के अंदर कमिश्नर को एम्पावर किया गया है कि वो उस जगह को विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद है क्लॉज 2। क्लॉज 2 कहती है whenever the commissioner withdraws from any such question, the collector shall determine the amount of compensation due for the damage suffered by the owner in consequence of the notice or of any proceeding thereunder and shall pay such amount to the person interested together with all the cost reasonably incurred by him in prosecution of proceedings under this act relating to the said land। अब ये क्लॉज 2 कहती है कि जब कभी कमिश्नर विड्रॉ कर लेता है, यानी कि जो एक्सेसिव एरिया है उसको विड्रॉ कर लेता है, और अगर तो उस एक्सेसिव एरिया के ऊपर सेक्शन 5 के अंडर कोई खुदाई की गई है, मीन्स टू से कि आपको अगर लग रहा था कि वो जमीन तो आपको चाहिए लेकिन बाद में वो जमीन ज्यादा पड़ गई और उस जमीन के ऊपर अगर कोई डैमेजेस कॉस्ट हुए, उनकी खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है, कोई दरख्तों को नुकसान हुआ है, तो ऐसी सूरत में आप उसके ऑनर को कंपनसेशन देने के लिए लायबल हो। इस क्लॉज के अंदर कहा गया है कलेक्टर जो है वो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन डिटरमिन करेगा, और अगर तो उन पार्टीज को कंपनसेशन की अमाउंट के ऊपर किसी तरह की कोई ऑब्जेक्शन हुआ या कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो गया उनके ऊपर, तो फिर इससे रिलेटेड रेफरेंस भेजा जाएगा कंसर्न कोर्ट को। उसके बाद क्लॉज 3 कहती है द प्रोविजन ऑफ पार्ट 3 ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई सो फॉर एज मे बी टू द डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन पेएबल अंडर दिस सेक्शन। क्लॉज 3 में कहा गया है, अब इस सेक्शन के अंदर जो हमने बात की कि अगर तो किसी प्रोजेक्ट में कोई जगह कम पड़ रही है तो वो फर्दर लैंड एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई जगह एक्सेसिव एरिया है, कोई जगह ज्यादा पड़ रही है, तो फिर आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 45 से सेक्शन 48 के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 49 को डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।